है ना उसको आगे बढ़ते हैं वहां से। तो अगला क्वांटिटी जो हम लोग को देखना है वो किसके बारे में देखना है, वो देखना है पावर के बारे में कि पावर क्या होता है। तो जैसे पावर का अगर बेसिक डेफिनेशन बनाया जाए तो क्या बोला जाता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या उसी को बोला जाता है पावर। कि सामान्य दिनों में पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या पावर को डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, इससे पावर को डिफाइन कर सकते हैं। जो पावर का एसआई यूनिट है, तो पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो पावर का एसआई यूनिट है अपना वॉट। तो वॉट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी का दिया हुआ है कि पावर रेटिंग 100 वाट के बराबर, तो 100 वाट के बराबर अगर किसी का पावर रेटिंग दिया हुआ है तो यहां पे क्या माना जाएगा कि या तो 100 पावर को कोई आदमी कंज्यूम कर, तो कोई आदमी प्रोड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब क्या होगा कि 100 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है, जैसे इंजन हो गया, जैसे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, तो 100 वाट रेटिंग का मतलब या तो ये हो सकता है। जैसे बल्ब वगैरह का रेटिंग दिया हुआ है तो 100 जूल ऑफ एनर्जी इज, या 100 जूल ऑफ वर्क इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। तो यही पावर रेटिंग होता है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, इसके बराबर। अब दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि इसी डेफिनेशन से आता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर वर्क होता है, डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो पावर जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम में आपका काम आएगा कि पावर इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो पावर जो होना चाहिए वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होता है। कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेने से आपको पावर मिलेगा। इस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन इसके आधार पे करते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 6i प्लस 6j प्लस 3k अंडर अ फोर्स ऑफ, कि फोर्स का जो वैल्यू है, फोर्स ऑफ F वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के, देन द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स। कि तब हम लोग को बताना है कि इस फोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जाएगा, इसकी वैल्यू बताना है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, मेन बात है उस समय तक याद होना चाहिए कि हाँ भाई पावर का ऐसा कोई डेफिनेशन बोला गया था। फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 3i प्लस 2j माइनस के, इसके बराबर फोर्स का वैल्यू होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसके बराबर होता है। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट देखिएगा तो 3i प्लस 2j माइनस के, ये आपका फोर्स हो गया, और वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो 6i प्लस 6j प्लस 3k, इसके बराबर आपका वेलोसिटी हो गया। तो यहां पे अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत सिंपल रूल बोला गया है, i को i से कीजिए तो i का i से हुआ, j का j से कीजिए तो ये ऐसा होगा,
एंड माइनस के का के से कीजिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 18 + 12 - 3 अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 27 वॉट के बराबर। इतना का क्या होगा, इतना का आपका यहाँ पे पावर डिलीवर किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg starting from rest is given as कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जो फोर्स का वैल्यू गिवन है इसके बराबर है कि F = 3t² I कैप प्लस 2t × j कैप। तब आपसे बोल रहा है क्या कि देन द पावर डिलीवर्ड बाय दिस at t = 2 सेकेंड कि t = 2 सेकेंड पे ये फोर्स कितना पावर डिलीवर करना है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहां पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि यहां पे अगर इस तरीके से दिया रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस फोर्स का x डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगा और इस फोर्स का y डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगा। तो फोर्स का अगर x डायरेक्शन में वैल्यू देखेंगे तो वो 3t² के बराबर, और फोर्स का अगर y डायरेक्शन में वैल्यू देखेंगे तो वो 2t के बराबर होना चाहिए कि यही दिया हुआ है। अगर देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ये किसके बराबर, तो 3t² के बराबर। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ये किसके बराबर, 2t के बराबर। मास बोला गया है 1 kg के बराबर है, तो एक्सेलरेशन x में आया 3t² का, तो एक्सेलरेशन y में जो आएगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि निकालने पावर, तो पावर के लिए वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो x के वेलोसिटी का डेरिवेटिव होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू दुनिया में कहीं भी dv/dt के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन के हिसाब से सिमिलरली यहाँ पे y का वेलोसिटी चाहिए तो dvy/dt ये y का एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर वेलोसिटी इन x चाहिए तो dv इन x इसका इंटीग्रेशन, इस साइड में देखिए तो 3t² dt इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर वेलोसिटी इन y चाहिए तो इधर इसका इंटीग्रेशन, और इस साइड में जो होना चाहिए 2t × dt इसका इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन करेंगे मतलब ये बना वेलोसिटी इन x dv का इंटीग्रेशन 3t² dt, तो t² का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ATP बनाने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग के चैप्टर में एक लाइन में लिखा है ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन, क्योंकि हम रेस्पिरेशन मतलब इन जनरल के बराबर ऐसा है। सिमिलरली लेकिन दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। निकालने के लिए जाएंगे तो वेलोसिटी इन y क्या होना चाहिए, तो कार्बन वेलोसिटी डाइऑक्साइड यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इनटू t का इंटीग्रेशन t²/2, देखिए 2 से 2 का, तो वेलोसिटी इन y t² का। अब हम लोगों को टोटल वेलोसिटी निकला हो अगर i और j के फॉर्म में, तो x में वेलोसिटी तो vx × i, y में वेलोसिटी तो vy × j ऐसा होना चाहिए। यहां से देखिए तो वेलोसिटी इन x किसके बराबर आ गया, तो वेलोसिटी इन x आ गया q i, वेलोसिटी इन j किसके बराबर, बाकी रेस्पिरेशन के बारे में बाद में समझेंगे। रेस्पिरेशन यहाँ पे अगर पावर देखिएगा पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो ये बात तो हम लोग जानते ही है कि डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई का आई से मल्टीप्लीकेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, यहाँ पे देखिए 3t दो टाइप का ही रेस्पिरेशन दिखता है। एक
वो हो जाएगा 3t इंटू 5 इसके बराबर। सिमिलरली अगर जे का जे से करेंगे तो वो हो जाएगा किसके बराबर, तो 2 इंटू टी क्यूब इसके बराबर। देखिए अब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता ही था, वहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, सबसे लास्ट में पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया गया। हमको बोला अच्छा सुनो, है, हम लोगों को बोला गया है कि t इक्वल टू जब फुल रहा है उस समय के लिए बताइए पावर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 इंटू 2 सिचुएशन में क्योंकि ग्लूकोज टू क्या होना चाहिए 2 इंटू कंपाउंड है और रिड्यूस कंपाउंड मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जो कंपाउंड में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर से हाइड्रोजन का एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम लोग। होता है 32 को 3 से सेशन के चैप्टर में ये सब बताएंगे, ठीक है। और इसका क्यूब होता है 8 को 2 ओके, इसीलिए एटीपी बनाया जाता है ताकि यहाँ से बहुत ज्यादा एटीपी बने। जब 112 वाट। प्लस ये तो पावर निकालने के लिए यहाँ पे अगर फोर्स गिवन है वहां से वेलोसिटी एक एक डायरेक्शन का कि दोनों डायरेक्शन का एक्स और वाई में फोर्स गिवन है, फिर बॉडी का नेट वेलोसिटी, फाइनली डॉट प्रोडक्ट लेके नेट पावर, और ये इतना के बराबर होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ लिफ्ट ऑफ mass 500 kg is moving upward with a constant velocity of 4 meter per second and the friction between the of lift and the lift case is 2000 Newton, then the power provided by the motor to lift। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है तो एवरीडे फेनोमेना में हम लोग लिफ्ट यहाँ भी है देखते होंगे, तो देखो ऐसा चीज है नहीं कि एक दिन में आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बहुत मेहनत का काम है, बहुत प्रयास के बाद कॉन्सेप्ट बनता है, ये बात एकदम तय बात है। कोई यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है और दुनिया में जो कुछ भी है सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व ही है। जैसे मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेरा तो खुद का फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप अगर देखोगे कि जितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मशीन बना है सबका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन बॉडी से ही लिया गया है। ह्यूमन बॉडी जो एक नेचुरल मशीन है उसी के कॉन्सेप्ट से अन्य सभी बड़े बड़े मशीन बने हैं। इवन ज्वाइंट्स वगैरह जो है बॉडी का उसी आधार पे मशीन का ज्वाइंट से लेके जो हम लोगों का पानी पंप होता है वो भी हार्ट का प्रिंसिपल से ही लिया गया है। तो सभी गैजेट वैसे ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब शरीर के पीछे भी फिजिक्स है और हर जगह फिजिक्स इन्वॉल्व तो है ही। यहाँ पे देखिए अगर लिफ्ट को ऊपर जाना है तो बोला गया है कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना है। देखिए लिफ्ट में क्या होता है, ऐसा लिफ्ट में एक केबल टाइप का होता है, यही केबल कभी खुलता है और कभी बंद होता है। उस केबल को जो फ्लोर होता है टॉप फ्लोर में ऐसा बांधा गया होता है और वो केबल अल्टीमेटली एक मोटर से कनेक्टेड होगा कि मान लीजिए जो भी है मोटर का कंट्रोल अगर कोई नीचे कर रहा है तो मोटर उस केबल को क्या करेगा, वो घूमेगा मोटर तो केबल खुलेगा, केबल को टाइट भी कर सकता है। अब की बार बोला है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो किसको उठा के लेके जाना पड़ रहा है, तो वेट को देखिए वो लैक्टिक एसिड जाना पड़ रहा है
कि वेट के बराबर। और अगर ऊपर जा रहा है, देखो फ्रिक्शन का क्या काम होता है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो दोनों रेल्स पे जो कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे काम कर रहा है। और अगला क्या बोला गया है, तो यहाँ पे सोच के ही लगता है कि वेट चाहता है नीचे चले जाए, फ्रिक्शन भी चाहता है कि ऊपर ना जाए। तो इन दोनों को जवाब दे रहा है कौन, और मोटर कैसे फोर्स लगा रहा है, जो अपना स्ट्रिंग में टेंशन है उसके थ्रू। देखिए अगर वेलोसिटी के बारे में बोला गया है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर है तो यहां से आप देखिए टेंशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो मोटर के द्वारा लगाया गया फोर्स टेंशन इक्वल टू वेट प्लस फ्रिक्शन होना चाहिए। तो वेट का वैल्यू mg के बराबर प्लस फ्रिक्शन होना चाहिए। तो मास दिया हुआ है 500 kg के बराबर है, तो 500 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस फ्रिक्शन एक बार में ही दे दिया है कि लिफ्ट के जो अपना रेल है, लिफ्ट भी चलता है जैसे ट्रेन चलता है, वैसे ही लिफ्ट के लिए भी वॉल में रेल बने होते हैं, उस रेल पे ही वो ऊपर नीचे चलता है। तो यहां से देखिए लिफ्ट रेल के बीच में, तो इसके वजह से मोटर को कितना का टेंशन अप्लाई करना पड़ रहा है, तो 7000 न्यूटन के बराबर मोटर यहाँ पे टेंशन अप्लाई कर रहा है। अगर टेंशन इतना के बराबर है तो पावर डिलीवर्ड बाय मोटर जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो पावर मोटर ने कितना का फोर्स लगाया इनटू कितना वेलोसिटी से खींच रहा है, तो मोटर को देखिए कितना का फोर्स लगाया है न्यूटन का, और बीच में से काट ऐसे भी बैक्टीरिया रिपोर्ट 28,000 वॉट के बराबर पावर लगेगा। तो वॉट जब इतना बड़ा वैल्यू हो जाता है तो उसको लिखने का तरीका होता है 1000 से डिवाइड करके 10 टू दी पावर 3 को किलो बोला जाता है। 2.8 किलोवाट का क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो लिफ्ट को ऊपर चढ़ाने में इतना का एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इसी केस के लिए हम लोग देखते हैं किसमें अगर लोअरिंग करना हो, मान लो इसी केस के लिए अगर उसको नीचे लाना हो कि इन लोअरिंग, तो इन लोअरिंग देखिए क्या होता है, अगर मान लो इसी केस के लिए नीचे लाना है तब क्या होना चाहिए, तो इसी केस के लिए देखिए अगर लिफ्ट नीचे जाना चाहता है तो वेट तो हमेशा नीचे की ओर होगा, टेंशन हमेशा ऊपर की ओर होगा। देखो अगर लिफ्ट इधर की ओर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन का हमेशा क्या काम होता है कि जिधर की ओर मोशन हो रहा है, कि अब की बार नीचे की ओर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन बोलेगा अब की बार इधर की ओर काम करना है। कि फ्रिक्शन के बारे में शुरू से बोल रहे कि बहुत दिमाग वाला फोर्स है। अगर आप इधर की ओर वॉक कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, आप इधर वॉक करोगे तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। तो यही बात यहां भी है। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शन बोला जाने नहीं देंगे, तो ऐसे काम किया, और जब लिफ्ट क्या है नीचे आ रहा है तो बोलेगा आने नहीं देंगे। अब की बार अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखिएगा तो लिफ्ट नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा जो वेलोसिटी है उसका उल्टा दिशा में काम करेगा। अब की बार देखिए अगर एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टेंशन को किसका सपोर्ट मिला, तो फ्रिक्शन का सपोर्ट मिला। तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर, वेट के बराबर। टेंशन प्लस फ्रिक्शन बोला है 2000 और वेट अभी निकाला है 500 केजी है तो 5000 के बराबर। अब यहां से देखिए अब की बार लिफ्ट के लिए काम आसान हो गया है कि टेंशन 3000 न्यूटन का ही लगाना है। अगर टेंशन 3000 न्यूटन का लगाना है तो पावर डिलीवर जो होना चाहिए वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला होना चाहिए तो मोनेरा तो ऑलवेज प्रोकैरियोटिक और दोनों से एक ही ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया ऑलवेज प्रोकैरियोटिक, तो इसका कोई न्यूक्लियस नहीं है। व्हाट आर
चैप्टर में जो है सर्कुलर नीचे लाने में जो पावर लगेगा वो 1.2 किलोवाट ही लगेगा। इसका मतलब लिफ्ट को नीचे लाना आसान है और ऊपर ले जाना मुश्किल है। यही बात यहाँ पे बोला गया और सोच के भी लगता है कि नीचे आने में ही आसानी होगा, किसी को भी ऊपर ले जाना ज्यादा डिफिकल्ट है। नीचे चलिए पावर में एक लास्ट बात देखते हैं कि पावर में लास्ट बात क्या बोला गया है कि जो आपका क्वेश्चन के फॉर्म में ही देखते हैं कि इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज ड्रिवन बाय अ कांस्टेंट force, then the constant, एक मिनट, पावर सप्लाई सोर्स then following quantity, ये क्वेश्चन कैसा आएगा, विल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टर टाइम एज। पहला बोला है क्या कि पहला बोल रहा है, देखिए कहने का मतलब क्या होता है ऐसे का कि ये आपको क्वेश्चन आएगा तो इसमें से किसी एक क्वांटिटी का नाम ले लेगा कि कांस्टेंट पावर से ड्रिवन है तो वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ऑप्शन 4 तो ये दे देगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा दे देगा जो वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा दे देगा जो वेलोसिटी है वो टाइम के पावर -1/2 पे, और ऐसा दे देगा जो वेलोसिटी है वो टाइम के स्क्वायर पे। जैसे वेलोसिटी के लिए पुल बोला गया है वैसे ही बोला जा सकता है कि इस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ये आपको बताना पड़ सकता है। इसी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा ये भी आपको बताना पड़ सकता है। वैसा ही मान लीजिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहां पे क्या बोला है कि बार बार जो कांस्टेंट आएगा ना उसको हटाते फिरेंगे। देखिए पावर इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो पावर बोला गया है सम कांस्टेंट सप्लाई किया जा रहा है। तो पावर अगर किसी को मान लो सप्लाई कर रहे हैं, इस फैन को ही सप्लाई कर रहे हैं, कोई मूविंग चीज है ड्रिवन है, तो मूविंग चीज के लिए पावर अगर कांस्टेंट है तो उस चीज के लिए इसका डेफिनेशन क्या है कि पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, इक्वल टू सम कांस्टेंट के बराबर। हमको कांस्टेंट वगैरह को हटाते चले जाना है, टी पे फोकस करना है। अब एनर्जी इक्वल टू देखिए किसके बराबर, तो के इंटू टी। तो यहां पे रुका हुआ तो है नहीं, अगर मूविंग चीज को किसी को ड्राइव कर रहे हैं एनर्जी से तो उसके पास जो एनर्जी आएगा वो किसके बराबर होगा, तो उसके पास जो एनर्जी आएगा वो उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा कि ड्राइव ही तो किया जा रहा है। तो ½ mv² इक्वल टू kT इसके बराबर आया। यहां से देखिए बाकी जो भी टर्म है, मान लो बाकी जो भी टर्म है कि v² इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई m इंटू टी इसके बराबर। तो देखिए यहां पे अगर v को निकालोगे तो भाई 2k बाई m, ये 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, बदलता हुआ चीज तो बस समय है। तो इसके रूट को मैं क्या बोल देता हूं, इसके रूट को मैं c बोल देता हूं कि वो तो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही होगा। तो टाइम का कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे देखिए टाइम का पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि कोई पूछेगा कि भाई वेलोसिटी टाइम के कितना पावर पे, तो वेलोसिटी टाइम के 1/2 पावर पे। यही से एक्सेलरेशन निकाल देते हैं कि हम लोग जानते हैं जो दूसरा वाला अपना पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट में क्या बोला गया है, तो एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है। कहीं पे अगर वेलोसिटी पता हो तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है,
तो dv बाई dt के बराबर होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर dv बाई dt के बराबर है तो यहां से देखिए ये c तो बगल में रह गया, डिफरेंशिएशन में क्या बोला जाता है, ऊपर का पावर को नीचे भेज दो तो 1/2 को नीचे भेज दो, और पावर में क्या किया जाता है n-1, तो पहले पावर 1/2 था -1 हो गया। देखिए c एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमारा फोकस तो टाइम पे है। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये सब आपसे पूछ सकता है। एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के पावर -1/2 के प्रोपोर्शनल है। अगर अगला बात देखेंगे किसके लिए, अगर अगला बात देखेंगे तीसरा क्वांटिटी, ये तो 3 था अपने नंबर के हिसाब से, जो अगला हम लोग देखे किसके लिए 2 नंबर के लिए, तो देखिए अगर वेलोसिटी इक्वल टू पता है कि c इंटू टी का पावर 1/2 है, तो वेलोसिटी होता किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ds बाई dt के बराबर। तो ds बाई dt जो है इसका वैल्यू किसके बराबर, तो c इंटू टी का पावर 1/2। तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर ds, इधर c इंटू टी टू दी पावर 1/2 इंटू डी टी। तो यहां से देखो s जो भी कांस्टेंट आएगा सब मिलके एक बड़ा सा कांस्टेंट बन जाएगा, उसको c2 नाम दे देते हैं। और अगर x टू दी पावर n होता है तो वो बन जाता है x टू दी पावर n+1, तो ये 1/2 है, तो देखिए ये 3/2 बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो इन सभी में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि एक बॉडी है जिसको ड्राइव किया जा रहा है यूजिंग अ कांस्टेंट पावर सोर्स से, तो आपका जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, और अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। चलिए ये चैप्टर को अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और अगला चैप्टर जो हम लोगों को देखना है उसको शुरू करते हैं, वो है अपना ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन चैप्टर जो है, कोई दिक्कत कि यहां पे जो ग्रेविटेशन चैप्टर है यहां से हम लोगों को कितना अराउंड 3 क्वेश्चन का मान लीजिए कि प्रॉफिट हो सकता है अगर ग्रेविटेशन चैप्टर को देखते हैं तो देखिए ग्रेविटेशन में जो सबसे 2 नियम है और 2 वेलोसिटी के बारे में जानना है। तो पहला जो बेसिक नियम है इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे कि इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि दुनिया में जितने भी मासेज हैं, कि मान लो ये एक मास है और ये एक मास है, तो ये मासेस का साइज कुछ भी हो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि हर मास के पास प्रॉपर्टी है, ये वाले को ये बुला रहा है कि ये बोल रहा है इधर आ जाओ, और ये वाले को ये बुला रहा है बोल रहा है इधर आ जाओ। लगने वाला फोर्स जो होता है वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच में जो दूरी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कुल फोर्स की बात की जाए तो Gm1m2/r², यही वो फोर्स है जिसके द्वारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक तरीके से बाइंड किया हुआ है, कि इसी फोर्स के वजह से, तो G कैपिटल G जो है यूनिट डायमेंशन भी देखे थे, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां से देखिए कि यहां से आपका पहला जो सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है, चलिए उस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि एक फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां पे एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका होना चाहिए क्या, इसका होना चाहिए यूनिट, तो इसका वैल्यू है। वैल्यू अगर एग्जाम में जरूरत पड़ा तो आपको दिया जाएगा। यहां पे चलिए पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास आर अट्रैक्टिंग ईच other with a
force F. Now 1/4 of the mass of the first object is transferred to the second object, then the new force in between them. तो न्यू फोर्स इन बिटवीन देम जो होगा वो किसके बराबर, तो बोला जा रहा है 3/4f के बराबर। अगला बोल रहा है 5/4f इसके बराबर। तीसरा बोल रहा है कि जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 15/16f इसके बराबर। सबसे लास्ट बोल रहा है कि 9f डिवाइडेड बाई 8 इसके बराबर। चलिए देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इस तरीके का अगर देखे तो दो मास अपने पास है, तुमको दिक्कत। यहां पे देखिए अगर इस तरीके का देखे कि दो मास अपने पास है तो M1 और M2 जो है वो क्या है, M1 और M2 इस तरीके से दो मास जो है वो ऐसे हैं। अब इन दोनों के बारे में बोला गया है कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों के लिए क्या है, इनके बीच का फोर्स जो F होगा वो शुरुआत में F के बराबर है, तो GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो ये देखिए GM² बाई आर स्क्वायर इसके बराबर होता होगा। अगले बार में क्या बोला गया है कि पहला बार में तो कोई बात ही नहीं है और निकालना भी कुछ नहीं है। दूसरे बार में क्या बोला गया है कि इसका जो 1/4 वैल्यू है, तो इसका जो 1/4 वैल्यू है तो डेल्टा M किसके बराबर, तो M/4 के बराबर। तो इसका जो 1/4 वैल्यू है इससे छीन लिया गया है। तो अगर किसी में से 1/4 छीन लेंगे तो M1 बच कितना जाएगा, तो M1 जो बच जाएगा वो M माइनस M/4, तो वो किसके बराबर, तो 3M/4 के बराबर। तो देखिए नया M1 दैट इज M1 डैश, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो वो 3M डिवाइडेड बाई 4 इसके बराबर है। कि किसी से अगर हम लोग छीन लेंगे उसका मास तो उसका कम हो जाना चाहिए। सिमिलरली क्या बोला गया है कि जो M2 डैश है, जो M2 को जो M/4 पहला वाला से छीना गया है वो किसको दिया गया है, तो वो दूसरे वाले को दिया गया है, तो दूसरे वाले का बढ़ जाना चाहिए जो उसका ओरिजिनल था। तो यहां से देखिए M2 डैश जो होना चाहिए वो 5M/4 इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उससे आगे अगर हम लोग सोचे तो डिस्टेंस कुछ बोला नहीं है, अभी भी मानेंगे r दूरी पे है। तो अब नया जो लगने वाला फोर्स होगा F डैश, कि G तो कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब नया वाला मास को देखिए तो M1 डैश, दूसरा वाला मास को देखिए तो M2 डैश डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो दूरी है वो r² के बराबर होना चाहिए। यहां से देखिए तो G इंटू पहला से जब छीना गया तो M से 3M/4 हो गया, दूसरे को जब दिया गया तो ये 5M/4 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, r² इसके बराबर। तो F डैश के लिए देखिए अगर नंबर्स को बाहर करेंगे तो 5 इंटू 3 किसके बराबर, तो 15 के बराबर, नीचे में 4 इंटू 4 16 के बराबर। बच क्या गया, GM² बाई r²। इसी GM² बाई r² को तो नाम दिया गया था F, तो लगने वाला नया फोर्स जो होना चाहिए वो 15/16 टाइम्स ऑफ किसका होना चाहिए, 15/16 टाइम्स ऑफ
F ऐसा होना चाहिए। तो ये हम लोगों का क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में जब उनका मास अलग अलग। देखिए अगला जो इसमें हम लोगों को बात देखना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए क्या है कि जो हम लोगों का प्लैनेट अर्थ है, कि जो हम लोगों का प्लैनेट अर्थ है, अगर हम सबसे पहले कहां पे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑन द प्लैनेट यही निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि प्लैनेट के ऑन द प्लैनेट सरफेस, कि अगर आप प्लैनेट के सरफेस के ऊपर है तो सभी क्वेश्चन में यही किया जाएगा। देखिए अगर हम लोग चाहे अर्थ हो चाहे कोई सा भी प्लैनेट हो, प्लैनेट एक डेंसली चीज है तो ये इस तरीके का ऐसा प्लैनेट होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे m मास का एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो अगर इस m मास के ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहां लाके देखे तो हमेशा एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा। देखिए जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है सेंटर ऑफ मास से, तो माना जाएगा कि इस पूरे स्फीयर का मास कहां प्रेजेंट है, उसके सेंटर पे, और इससे माना जाएगा कि r डिस्टेंस पे एक अन्य मास प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, ऐसा दूरी है। तो देखिए अगर इस मास को देखोगे तो अर्थ के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग सरल भाषा में एक नाम देके रखे हुए हैं वेट, कि ये वेट के बराबर होगा। अब देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर यहां पे निकालना चाहें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू जो होना चाहिए तो हम लोग बोलते हैं G इंटू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कैपिटल M, तो कैपिटल M है आपका मास ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे आप हो, और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे r क्या है, तो r है आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट, कि जिस प्लैनेट पे आप हो उसका रेडियस कितना के बराबर है। यहां से देखिए तो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, तो यही बात बोला गया कि प्लैनेट का मास उसके सेंटर पे, बॉडी का मास यहां पे, तो यहां पे अगर हम लोग लॉ लगाएं कि Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होना चाहिए तो G इंटू पहला मास प्लैनेट का, दूसरा मास इसका, और नीचे में r की जगह कैपिटल R स्क्वायर इसके बराबर। अब देखिए यहां पे जो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यहां पे देखिएगा कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड का वैल्यू देखेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास। कि दुनिया में कहीं भी जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है कि इसके ऊपर अगर फोर्स लगा है तो इस फोर्स के वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है। एक्सेलरेशन देखिए एक मास है Gmm डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय दूसरा मास देखिए, तो यहां पे ये किसके बराबर, r स्क्वायर के बराबर, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एक और m आ गया, m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो आया वो किसके बराबर आया, वो Gm बाई r स्क्वायर के बराबर आया। दिस एक्सेलरेशन को एक नया नाम दे दिया गया कि ये है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पे G इक्वल टू क्या होना चाहिए, Gm बाई r स्क्वायर इसके बराबर। कि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
अर्थ के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी प्लैनेट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस होगा वो gm/r² इसके बराबर होगा। चलिए इससे आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की बातें देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ प्लैनेट इज ट्वाइस द हेवियर देन द अर्थ and the radius of the planet is also that of double of the earth। ठीक है, then the value of acceleration due to gravity on the surface of this planet if acceleration due to gravity on earth is g। कि अर्थ पे बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू g के बराबर है, तो इस प्लैनेट पे कितना होगा? तो पहला बोला जा रहा है g/2, दूसरा बोला जा रहा है 2g होगा, तीसरा बोला जा रहा है कि 4g होगा, सबसे लास्ट बोला जा रहा है g/4 इसके बराबर होगा ऐसा। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोगों का अर्थ के लिए जो सारा सिंबल होता है वो बाय डिफॉल्ट रिजर्व होता है कि अगर अर्थ का मास m है और अर्थ का रेडियस r है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ gm/r² इसके बराबर। देखिए अर्थ के लिए सभी वैल्यूज तो नोन है, कैपिटल G अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, तो g का वैल्यू जो अर्थ के लिए होता है वो इतना के बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि सभी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही हो। अगर कोई अन्य प्लैनेट है, अगर इस प्लैनेट के लिए मुझे पता है कि इस प्लैनेट का मास जो है वो mp के बराबर है और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो rp के बराबर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस प्लैनेट के सरफेस पे होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? तो एक चीज जो सबके लिए कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पे क्या पे डिपेंड करना चाहिए? तो मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। यहां पे देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस प्लैनेट का जो मास है दैट इज डबल ऑफ दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट 2m के बराबर, और इस प्लैनेट का जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो डबल ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो इस प्लैनेट का रेडियस rp के बराबर। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए क्या बोला जाएगा कि अगर वैल्यू पुट करे तो g इंटू मास ऑफ प्लैनेट किसके बराबर है? तो 2m के बराबर, और रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके बराबर है? तो 2r का स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखिए इस प्लैनेट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए तो जीपी का वैल्यू किसके बराबर? तो यहां से एक 2 तो इससे कट जाएगा, एक 2 देखिए नीचे में बच जाएगा, हाफ ऑफ gm/r², g ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट किसके बराबर? तो 1/2 इंटू जी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं g/2 के बराबर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है जहां पे आपसे क्या पूछा जाता है? कंपैरिजन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 2 प्लैनेट्स। तो यहां पे देखिए अर्थ के साथ ही कंपेयर कराएगा। सिंस मून जो अपना मून है तो मून का डायमेंशन अलग है, मून का साइज अर्थ से छोटा है, मास भी अलग है, इसीलिए अपना मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के तुलना में क्या होता है? 1/6 होता है, कि मून कमजोर है
कमजोर ग्रेविटी है मून का। यहाँ पे अगर एक आदमी 2 फीट उछल पा रहा है तो वहां पे वही आदमी 12 फीट तक उछल सकता है, क्योंकि मून का ग्रेविटी उतना मजबूत नहीं है। और किसी अन्य प्लैनेट पे, मान लीजिए जुपिटर पे चले जाएं तो जुपिटर का ग्रेविटी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो ये बात है। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला बात क्या बोला जाता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अब एक बात समझो कि ये जो वैल्यू आपने डिटरमाइन करके लाया है, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका केवल और केवल इस प्लैनेट के सरफेस पे है, कि जो आप जिसको जी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट उसी को जी भी बोला जाता है, वो प्लैनेट के सरफेस पे होता है। और यही तो ज्यादातर चीजें हैं, या सरफेस के आसपास कि यहां से 100 मीटर ऊंचाई में चले जाएं, आर इतना बड़ा फैक्टर है अर्थ के लिए, 6400 किलोमीटर होता है, तो ये इसके बराबर। अगर आप इस प्लैनेट से या तो हाइट h दूर चले जाएं, कि मान लो प्लैनेट से अगर आप हाइट h की ऊंचाई पे चले जाएं, या फिर आप प्लैनेट से डेप्थ d अंदर चले गए, कि आप डेप्थ d अंदर चले गए, तो क्या होगा। यहां पे देखिए पहला वेरिएशन जो कहा जाता है, पहला वेरिएशन कहा जाता है विथ हाइट, कि अगर आप धरती से, सिंपल सी सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे आप धरती से h हाइट दूर चले जाओगे तो खुद सोच के लगता है कि एक वाईफाई है उससे आप दूर जा रहे हो तो कनेक्शन स्लो होगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होता चला जाएगा, और जी डैश का जो वैल्यू होगा, सच में देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो g प्लस 1 g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये वैल्यू। सच में ये वैल्यू इसी के बराबर होता है। इसको हम लोग देखिए ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब h का वैल्यू r बाई 2 हो, जब h का वैल्यू r हो, h का वैल्यू क्या हो 2r हो, कि ये सच में फॉर्मूला है। और एक होता है क्या, एक होता है अप्रोक्सीमेशन, कि अप्रोक्सीमेशन के जरिए जब आपका किसका वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन के जरिए जब आपका वैल्यू h का बहुत छोटा हो, कि h का वैल्यू 100 किलोमीटर हो, h का वैल्यू 50 किलोमीटर हो, तो यहां से देखिए जो g डैश का वैल्यू होता है तब लिखा जाता है g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, इसके बराबर g का वैल्यू होता है। तो सिंपल सा बात क्या है कि जैसे जैसे आप प्लैनेट से दूर भागोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा। ना ही केवल दूर भागने से, अगर आप प्लैनेट के अंदर जाओगे कि विथ डेप्थ जो होता है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता ही चला जाता है। कि मान लो ये अगर सेंटर है, आप डेप्थ d अंदर आ गए, तो यहां पे एक ही फॉर्मूला है g डैश इक्वल टू 1 माइनस क्या, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d बाई आर, ये इसके बराबर होगा। तो पहला वेरिएशन है विथ क्या, पहला वेरिएशन है विद द हाइट, कि जैसे जैसे आप प्लैनेट से दूर भागोगे वैसे वैसे ये घटेगा। और देखिए तीसरा बात क्या है कि अगर प्लैनेट के सेंटर पे देखिएगा तो एट सेंटर ऑफ प्लैनेट जो होता है, तो एट सेंटर किसके बराबर होता है, तो एट सेंटर देखिएगा तो g का वैल्यू जो होता है, तो एट सेंटर d इक्वल टू कितना के बराबर, मान लो अगर सरफेस से सेंटर पे पहुंचना है तो d इक्वल टू r के बराबर होना चाहिए, तभी तो आप पहुंच पाएंगे। तो g एट सेंटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो यहां पे एक फेमस कर्व बनाया जाता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एक डायग्राम में ही सब कुछ बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि इसके 3 जगह है। एक जगह है कि अर्थ के अंदर है, इसीलिए वेरिएशन विथ डेप्थ बोला है। तो देखिए ये अभी डेप्थ के पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो देखो अर्थ के सेंटर पे 0 है, सिंस पावर 1 पे डिपेंड करता है तो 0 से क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जो आपका अर्थ के अंदर था तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर इसके बराबर। जब आप सरफेस पे पहुंच गए तो इसी का नाम जी है, जी एम बाई आर स्क्वायर इसके बराबर। देखिए जब आप सरफेस से नीचे जा रहे हो तो समथिंग y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऐसे के लिए बताया जाता है क्या, हाइपरबोला जैसे ग्राफ होगा। तो यहां पे देखिए जी डैश इक्वल टू किसके बराबर, तो जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ जो आपका होने वाला है क्या, किसका, जी का अलग अलग पॉइंट पे। चलिए इसके आधार पे 1-2 क्वेश्चन करके अगला बात समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ the value of the acceleration due to gravity at what distance from the center of earth the value of acceleration due to gravity becomes 1/4 of its value on the center of क्या, on the surface, center नहीं, on the surface of earth। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हम लोग फॉर्मूला जो बनाए हो क्या बनाए हैं कि बोला जा रहा है कि अर्थ के सेंटर से कितना दूर जाने के बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाए। तो मान लिया कि अर्थ से अगर h हाइट दूर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नया नाम क्या दिया जाता है, जी डैश के बराबर। तो जी डैश का वैल्यू देखिए किसके बराबर होना है, तो जो अर्थ के सेंटर पे है उसका जो सरफेस पे सॉरी उसका 1/4 होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सरफेस का 1/4 होने में क्या लगेगा, हाइट बोला गया। चलिए यहां पे जी डैश इक्वल टू क्या होता है, तो जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर इसका होल स्क्वायर इसके बराबर हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जी डैश को घट के जी बाई 4 होना है इक्वल टू जी डिवाइडेड 1 प्लस एच बाई आर इसका होल स्क्वायर होना है। अब यहां से देखिए कि जी और जी तो कैंसल हो गए, तो ये आमने सामने बराबर होना चाहिए। 1/x इक्वल टू अगर 1/y हो रहा है इसका मतलब x और y आपस में बराबर होंगे। तो यहां से देखिए 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर 4 के बराबर है। देखिए अब आपको 1 प्लस एच बाई आर क्या मिला, तो मिला ये 2 के बराबर। यहां से देखिएगा तो h बाई आर किसके बराबर है, तो 1 के बराबर कि ये 1 जाके सबट्रैक्ट हो गया, h इक्वल टू आर के बराबर हो गया। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त
एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपसे जो डिस्टेंस पूछा है वो फ्रॉम द सेंटर पूछा है कि गिवन डिस्टेंस, या जो आस्क किया गया है वो ये नहीं पूछा है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये r के बराबर है, फिर और h दूरी गए हो तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो होना चाहिए वो r प्लस h होना चाहिए। तो r प्लस h का वैल्यू किसके बराबर? तो r प्लस h का वैल्यू एक बार और r, तो अगर 2r फ्रॉम द सेंटर, ये बात सही है कि अगर यहां से r दूरी चले जाए तो वैल्यू 1/4 हो जाएगा, लेकिन हमसे दूरी फ्रॉम द सेंटर पूछा था तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 2r के बराबर। तो ये हम लोगों का था कि अलग अलग प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है। अगला बात जो हम लोगों को पढ़ना है, इसको बोला जाता है केपलर्स लॉ ऑफ क्या? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। कि केपलर ने अपना 3 नियम दिया है किसके लिए? कि दुनिया में जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनके मूवमेंट के लिए केपलर के तरफ से कुछ नियम दिए गए हैं। तो केपलर का जो पहला नियम है वो देखिए, एक शेप होता है, अगर ये कंप्लीट ऐसा गोल शेप है तो इसको सर्कल बोला जाता है। और सर्कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसके पास एक सेंटर है। अगर यही ऐसा ओवल शेप का हो जाए तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है एलिप्स। एलिप्स के पास क्या होता है कि 2 एक्सिस होता है, कि इन दोनों को एक्सिस ऑफ एलिप्स बोलते हैं, और ये इसका सेंटर होता है। सेंटर के अलावा यहां 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको बोला जाता है फोकस। कि ये जो F1 और F2 है इनको बोला जाता है फोकस ऑफ इलिप्स। तो ये पहला जो केपलर का नियम है इसको नाम दिया गया है क्या? इसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ ऑर्बिट। कि इसमें केपलर ने क्या बोला है? इसमें केपलर ने बोला है कि ऑल दी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कि इन्होंने ये बोला कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट है दैट इज नॉट परफेक्ट, क्या? दैट इज नॉट परफेक्ट लाइक अ सर्कल। कि प्लैनेट जो घूम रहे हैं सभी के सभी इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सन आर इन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज प्रेजेंट एट द फोकस ऑफ द एलिप्स। कि पहला बात में यह बोला गया कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं? तो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। सन जो है वो कहां पे बैठा है? तो सन फोकस पे बैठा है। और देखिए इस तरीके से प्लैनेट जो है वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। दूसरा बात इन्होंने ये कहा कि यही जो रोटेट करने में एक साल 365 डेज लगता है। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। तो दूसरा नियम को इन्होंने कहा क्या? दूसरा नियम को इन्होंने बोला लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का देखिए 2 स्टेटमेंट है और दोनों पर क्वेश्चन बन सकता है। कि लॉ ऑफ एरिया में केपलर ने क्या बोला? कि लॉ ऑफ एरिया में इन्होंने बोला कि दी प्लैनेट्स स्वीप्स की जो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्लैनेट हैं वो स्वीप करेंगे क्या? प्लैनेट जो है वो स्वीप करेंगे इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए कहने का क्या कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि ये अपना क्या है?
ये अपना फोकस है, यहां पे सन बैठा हुआ है। तो देखो अगर यहां से यहां मान लीजिए 30 दिन में ये प्लानेट यहां से यहां पहुंचा कि टी टाइम में, ठीक है, और इसका एरिया जो है, इसका एरिया किसके बराबर है, तो इसका एरिया जो है वो A1 के बराबर है। तो देखिए 30 दिन में अब की बार ये जितना एरिया बनाया है, अन्य कोई सा भी 30 दिन ले कि यहां से यहां जाने में मान लीजिए फिर से टी टाइम ही खर्चा हुआ है, तो अब की बार जो एरिया A2 है तो यही बोला जा रहा है कि A1 इक्वल टू किसके बराबर है, A2 के बराबर है, कि ये A1 और A2 इक्वल इंटरवल में हमेशा ये इक्वल क्या होगा, इक्वल जो है वो एरिया स्वीप करेगा। इसके आधार पे लॉ ऑफ जो अपना एरिया है इसमें कुछ और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। देखिए कि इसके आधार पे और क्या बोला जाता है कि यहां पे एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि लॉ ऑफ एरिया कहां से आया है, तो लॉ ऑफ एरिया के बारे में बोला जाता है कि ये जो नियम आया है वो कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आया है, कि यहां पे ये माना जाता है कि कोई प्लैनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम mvr है वो सभी जगह कांस्टेंट होगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट का एक पॉइंट ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट के लिए L1 है, तो m भाई प्लैनेट ही तो है, इसका मास तो फिक्स ही होगा, v1 r1, और कोई अन्य पॉइंट ले लीजिए, यहां का मोमेंटम L2 है तो mvr2, तो यहां पे देखिए इसीलिए बोला जाता है कि mvr1 इक्वल टू mv2r2 इसके बराबर होगा। तो v1 r1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमेशा v2r2 इसके बराबर होगा, कि दो पॉइंट्स पे जो आपका क्या होगा, रेशियो होगा वो इसके बराबर होगा, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम से आते हैं तीसरा नियम में। तो तीसरा नियम को क्या नाम दिया केपलर ने, इसको केपलर ने बोला लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अगर अलग अलग प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सेम सन के अराउंड, तो इन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑफ, कि तीसरा नियम में इन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है, कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, ये किसके है, रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ क्या, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी समझते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये वाला जो बड़ा वाला एक्सिस होगा, अगर ओवल शेप का होगा, एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, तो इसका आधा को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, इसी को ए बोला जाएगा कि लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर प्लैनेट को मान लो एक चक्कर मारना है, तो एक चक्कर मारने में जो टाइम लगेगा उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसका आपका सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होगा। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए का क्यूब ऐसे हो गया। देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक के लिए सूचना दे देगा कि भाई एक आदमी रोटेट कर रहा है और उसका जो है ऐसा ऐसा है, इसके लिए मान लीजिए बोलेगा कि इसका सेमी मेजर एक्सिस A1 है और इसके लिए बोला गया टाइम पीरियड T1 है, ठीक है। प्लैनेट ए के बारे में सूचना दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि कोई अन्य प्लैनेट है, कोई अन्य प्लैनेट है उसी सन के अराउंड। यही तो सच में होता है कि सबसे नियरेस्ट जो है सन का
वो हमारे यहाँ मरकरी है, उसके बाद मान लीजिए जिसका वीनस का नंबर है, अर्थ का नंबर है, तो ऐसे ही तो ऑर्बिट होगा। तो अगर इसका टाइम पीरियड T2 है और इसका एक्सिस A2 के बराबर है, तो यहां पे देखो क्या नियम बोलता है कि T1 का स्क्वायर, कि प्लानेट 1 के टाइम पीरियड का स्क्वायर के इंटू उसके लिए क्या, तो A1 का क्यूब इसके बराबर होना चाहिए। तो प्लानेट 2 के लिए अगर देखिएगा तो T2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो T2 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो K इंटू किसके बराबर, तो A2 का क्यूब होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चला कि T1 बाई T2 का जो होल स्क्वायर होना चाहिए वो A1 बाई A2 का होल क्यूब होना चाहिए। इसी आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसी ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं अभी कि कैसे आपका होगा वैल्यू, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ planet A having orbit size r around the earth is given as 200 days, then what will be the time period of the planet अराउंड द अर्थ, नहीं प्लानेट है तो सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर सकता है, सैटेलाइट होगा तो पीरियड ऑफ द प्लानेट ऑफ रेडियस 2r अराउंड द सन, कि टाइम पीरियड बताना है आपको कोई प्लानेट का जिसका रेडियस 2r है अराउंड द सन। तो अभी अभी हम लोगों ने किया है, इसका यही काम है, रिपीटेडली क्वेश्चन यही से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। चलिए यहां पे पहला प्लानेट है, तो पहला प्लानेट के लिए जैसा बोलते थे भाई इसका टाइम पीरियड T1 और इसका रेडियस A1। अगर मान लीजिए दूसरा प्लानेट को देखे तो दूसरा प्लानेट जो है इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए बोला गया कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड T1 होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड T2 है और इसका ऑर्बिट का साइज A2 है। देखिए हम लोग जानते हैं कि T1 का स्क्वायर इक्वल टू K इंटू A1 का क्यूब इसके बराबर, सिमिलरली T2 का स्क्वायर इक्वल टू K इंटू A2 का क्यूब इसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भाई T1 जो है वो है 200 डे और इसका जो रेडियस है वो r के बराबर है। T2 बोला है बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना दिन का होगा और R2 क्या है, R2 का वैल्यू 4r के बराबर बोला है। यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं तो T2 बाई T1 दोनों पे स्क्वायर है का होल स्क्वायर, K और K तो कट ही जाएगा, A2 बाई A1 इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब इसके बराबर। T2 बाई T1 देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर A2 बाई A1, तो A2 का वैल्यू देखिए किसके बराबर है 4r के बराबर, पहले वाले का केवल r होना क्या चाहिए इसका क्यूब, r से r कट गया, देखिए T2 बाई T1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आया 64 के बराबर। तो ये अगर यहां से स्क्वायर को कम करना है तो T2 बाई T1 किसके बराबर, रूट अंडर 64 इसके बराबर होना चाहिए। तो T2 इक्वल टू देखिए किसके बराबर 8 टाइम्स ऑफ T1, तो 8 टाइम्स किसके 8 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे T1 200 है, देखिए 1600 डेज इसके बराबर। तो जैसे अपना अर्थ जो है वो मिडिल प्लैनेट है, अर्थ पे लाइफ होने का बहुत सारा रीजन है, उसमें से एक रीजन ये भी है कि मान लीजिए अगर इसके लिए देखोगे, अगर हम लोग मरकरी पे हो तो अर्थ में जितना दिन में एक साल होता है मरकरी पे करीब 90 डे का ही एक साल होता है, तो उतना दिन में 4 बार क्या बन जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर वहां पे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अपना अर्थ है तो अर्थ के लिए एवरेज है, अर्थ से दूर मार्स के लिए देखोगे
तो मार्स को 1 साल और लंबा होगा। जो लास्ट के प्लैनेट है, अब तो प्लूटो रहा नहीं, बाकी नेपच्यून यूरेनस जो है उनके लिए 1-1 साल जो है वो 20-20 साल, 25-25 साल, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में जितना बार में अर्थ 25 चक्कर मारेगा उतना देर में वो लोग 1 चक्कर मार पाता है। तो जो जितना दूर होगा, रेडियस जितना बड़ा होगा, ऑर्बिट साइज जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। चलिए, अब ये हम लोग को 11th का जितना स्कोरिंग पोर्शन था वो सबको हमने देखा। अब से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, क्लास 12 का जो अपना जो स्कोरिंग टॉपिक्स है, जहां से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको शुरू करेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो देखिए, अगर मास के दुनिया में बात किया जाए तो मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी था, वैसे ही चार्ज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। मास एक ही प्रकार का होता था, चार्ज जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। तो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब, ये बेसिक आप लोग जानते होंगे कि यहां पे क्या है, यहां पे कमी है। जो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज हो सकता है, तो यहां पे क्या हो सकता है, इसको बोला जाता है हम लोगों के यहां क्या, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी लूज किया है तो बॉडी के ऊपर जो है वो नेट चार्ज इतना के बराबर आना चाहिए। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे न्यूटन ने नियम दिया था वैसे ही कूलम्ब ने भी नियम दिया है। देखिए, न्यूटन जो नियम दे रहे थे तो कूलम्ब पीछे बैठ के सारा नजारा को देख रहे थे, और न्यूटन ने नियम दिया था मास के लिए, तो कूलम्ब ने नियम दिया चार्ज के लिए। कि कूलम्ब ने बोला कि अगर 2 चार्जेज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r के बराबर है, तो यहां जो लगने वाला फोर्स होगा, इसके बारे में इन्होंने कहा कि उसका वैल्यू, जैसे न्यूटन ने कहा था कि दोनों मास के प्रोडक्ट, तो इन्होंने कहा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। न्यूटन ने कहा रेडियस का स्क्वायर, तो इन्होंने भी कहा डिस्टेंस जो है r उसका स्क्वायर। न्यूटन ने कांस्टेंट की जगह g यूज किया था, इन्होंने एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि इससे आगे क्या है, कूलम्ब का नियम। और हम लोग कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका +2 का जो पोर्शन है वो सब चलेगा। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं।